Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss our class 10th Maharashtra Board History 4th chapter. Our first part is completed. Now today we are going to discuss our second part. Okay, so let's start our second part. Second part, our first topic is a sculptural art. Sculpture का मतलब होता है मूर्ति. Okay, and art means कला. So sculpture art are three dimensional. So you know very well three dimensional and two dimensional. What is the meaning of three dimensional and two dimensional? Such as an image, statue, pots and object with the artist embellishment for creating sculpture either rock or metal or clay is used. So बोल रहा है कि जो स्कल्पचर्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल के होते हैं और ये स्टैचू के फॉर्म में, पॉट्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। और इसको क्रिएट करने के लिए मिट्टी का यूज़ किया जाता है, रॉक का यूज़ किया जाता है और मेटल का यूज़ किया जाता है। रॉक स्कल्पचर आर मेड बाय द कार्विंग, metal sculpture are made with the help of mold, and clay sculpture are formed either direct with the hand or by using mold. So molds का मतलब क्या होता है, ढालना, किसी चीज़ में ढालना या फिर उसको शेप देना। ओके, सो बोल रहा है कि जो मेटल स्कल्पचर होते हैं उनको क्या किया जाता है, मोल्ड की सहायता से, मतलब उसको क्या किया जाता है, शेप में ढाला जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो मिट्टी के होते हैं या तो उसको हाथों से डिजाइन बनाया जाता है या तो फिर उसको ढाला जाता है। और जो पत्थर के होते हैं उसको भी क्या किया जाता है, कार्विंग किया जाता है। कार्विंग मतलब एक तरह से बोलते हैं उसको शेप दिया जाता है। ठीक है, द इंटायर टेम्पल ऑफ कैलाश एट वेरूल इज़ ए यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर। सो जो कैलाश में वेरूल में जो कैलाश टेम्पल है वो कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर से बना हुआ है। मीन्स एक ही पत्थर को तोड़ तोड़ के उसको शेप दिया गया है। यहाँ पर लिखा है केव्ड आउट ऑफ द सिंगल रॉक द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर फाउंडेड एट अ सारनाथ। तो सारनाथ में जो अशोका पिलर मिला है इज़ द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। सो ये अशोका स्तंभ है, यही मिला है। और ये क्या है, नेशनल एम्ब्लेम है। नेशनल एम्ब्लेम का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर होते हैं लेकिन एक तरफ से हम देखेंगे तो 3 ही शेर दिखाई देंगे। एक पीछे होता है 1 2 3 एंड एक पीछे होगा 4। सो इसे ही हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। अगर ये इसी तरह से दिखता तो ये 2 डायमेंशनल होता। ओके, नाउ नेक्स्ट, folk style of sculptural art. The sculpture art is also an ancient as the art of painting. So बोल रहा है कि जिस तरह से पेंटिंग बहुत पुराना है उसी तरह से स्कल्पचरल आर्ट भी एशियन टाइम का ही है। डेटिंग बैक टू स्टोन एज, carving tools out of the stone can said to be a beginning of the sculptural art. तो बोल रहा है कि स्टोन एज में जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, पत्थरों से हथियार बनाते थे। तो वो भी क्या था, एक फॉर्म था किसका, स्कल्पचरल आर्ट का। उसे हम बोल सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेज फॉर रिचुअल हैज़ बीन प्रिविलेंट इन इंडिया सिंस हड़प्पन टाइम। सो बोल रहा है कि तरह तरह के त्योहारों पर क्या होता है कि मिट्टियों के मूर्तियों को बनाकर पूजा जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है। और ये जो परंपरा है, ये जो प्रिविलेंट है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। इट हैज़ कंटिन्यू टिल टुडे मेनी रीजन लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। बोल रहे हैं कि ये आज भी कंटिन्यू हो रहा है बहुत सारे जगहों पर, जैसे बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में और भी बहुत सारे जगहों पर। द गणेश आइडियल्स मास्क ऑफ गौरी bull figuring made for the festival of Balpola, wooden memorial, Virgalas memorial stone, the decorated clay storage bins etc. are a few example of the folk tradition of a sculptural art. So बोल क्या रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति के अवसर पर गणेश की मूर्तियाँ बनाई जाती है, गौरी जी के मुखौटे बनाए जाते हैं, उसके बाद बैल पोला पर बैलों की मूर्तियाँ बनाई जाते हैं। और बोल क्या रहा है कि पूर्वजों की स्मृति में निर्मित लकड़ियों के मुखौटे बनाए जाते हैं। मीन्स बोला जाता है कि जैसे लोगों को, जैसे अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो उनके मुखौटे बनाए जाते हैं। मुखौटे मतलब जो मुंह पर लगाया जाता है, एक तरह से बोलते हैं ना हम लोग, जोकर वीकर का मुखौटा पहनते हैं हम लोग। सो दिस आर कॉल्ड एज अ मुखौटा।
नेक्स्ट वुडन मेमोरियल वीरगालास। सो वीरगल बनाया जाता है, आदिवासियों के घरों में संग्रहित किया जाता है। मतलब दीज ऑल आर स्टोर ऑफ ट्रिबल्स पीपल। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फोक ट्रेडिशन ऑफ अ स्कल्पचरल। सो ये सब क्या है कि फोक ट्रेडिशन है स्कल्पचरल आर्ट का, ये सब एग्जाम्पल है, जैसे राजस्थान, बंगाल, बिहार, गुजरात, ये सारी चीज़ें। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा किया जाता है तो दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, बाद में 9 दिन उनकी पूजा करने के बाद अर्पण कर दिया जाता है। सो दीज ऑल आर अ फोक ट्रेडिशन ऑफ अ स्कल्पचरल आर्ट। Next, classical style of sculptural art. The Harappan seal, stone and bronze statues tell us about the 5,000-year-old or even old the tradition of the Indian tradition of the sculptural art. So बोल कह रहा है कि तो हड़प्पन सील्स थे, उसमें जो स्टोन और ब्रोंज के स्टैचूज बनाए गए थे वो लगभग 5,000 साल और उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, और वो भी स्कल्पचरल आर्ट के एक पार्ट ही हैं, वो भी इंडियन ट्रेडिशन है। इट इज़ सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग आउट स्टोन स्कल्पचर ऑफ लार्ज साइज बिगेन इन द मौर्य पीरियड विद द अशोका पिलर। सो बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा स्कल्पचरल आर्ट बनाया गया था मिट्टी का, वो मौर्य पीरियड के टाइम पर अशोका पिलर पर बनाया गया था। द सांची स्तूप वॉज इरेक्टेड इन द एम्पायर अशोका टाइम। जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो भी अशोका के टाइम पर ही बनाया गया था। हाउ एवर द ब्यूटिफुल स्कल्पचरल एम्ब्लिशमेंट ऑफ द स्तूपा आर सपोज्ड टू लेटर एडिशनल। सो बोल रहा है कि स्तूप के ऊपर जो स्कल्पचरिंग किया गया है, जो ब्यूटीफुल डिजाइंस किया गया है, वो सारी चीज़ें उस टाइम की नहीं लगती है, वो सारी चीज़ें बाद में बनाई हुई लगती हैं। द स्कल्पचर्स एट बारहुट आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द स्कल्पचर आर्ट इन इंडिया। और बोल रहा है कि जो स्कल्पचरल और आर्ट इंडिया का है, वो धीरे धीरे हमें क्या हुआ है, आगे बढ़ता हुआ, डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दिया है। बुद्धिस्ट वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड। सो जो बौद्ध धर्म के लोग थे, उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में दूर दूर तक अपना प्रचार और प्रसार किया था। इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूप बिगेन इन दोज कंट्रीज एज वेल। सो बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी क्या किया गया, बौद्धिस्ट का स्तूप बनाया गया। द स्तूप एट बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज़ अ लार्जेस्ट स्तूप। सो बोरोबुदुर नाम का जो स्तूप है वो इंडोनेशिया में वो बहुत बड़ा स्तूप है और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है। बहुत सारे स्तूप बनाए गए लेकिन बोरोबुदुर जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 8th and 9th सेंचुरी कॉमन एरा। और ये कब बनाया गया था, 8वीं और 9वीं शताब्दी में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991 और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया, 1991 में। So this is a Borobudur Stupa. Look, this is a Borobudur Stupa. Now next, Indian iconology. This is the largest stupa of world. Okay, the Gandhar school of art come into being in the 2nd century before common era. सो बोल रहा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन, अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इट हैड अ ग्रीक एंड पर्सियन इन्फ्लुएंस्ड। ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की जो पेंटिंग थी वो ग्रीक और पर्सियन का इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव था। द 1st and 3rd century common era, that is a Kusana period, saw the rise of Maratha school of art. So 1st and 3rd period में कुसाना के टाइम पर मराठा स्कूल ऑफ आर्ट स्टेप मतलब मराठा जो पेंटिंग का स्टाइल था वो डेवलप्ड हुआ था। मराठा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन आइकोनोलॉजी। सो मराठा स्कूल जो था वो किसके ऊपर किसके बेस पर स्टार्ट हुआ था, इंडियन आइकोनोलॉजी। अब इंडियन आइकोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आइकोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ द इमेज गॉड एंड गॉडनेस। सो आइकोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ऐसी ब्रांच, ऐसी शिक्षा जिसमें हमें सारा नॉलेज हो गॉड और गॉडनेस का क्या बनाने का, स्कल्पचर बनाने का, मूर्ति बनाने का।
द कुशाना किंग मेड यूज ऑफ अ इमेज ऑफ अ वेरियस डिटीज ऑन देयर कॉइन्स। सो बोल रहा है कुशाना किंग के जो राजा थे उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर तरह तरह के देवी देवताओं के क्या बनाया था, इमेज बनाया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आइकोनोलॉजी रूल वेयर formulated and stand from the sculptural art were set। और गुप्ता एम्पायर का जब भारत में राज हुआ, उनका एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, तो उन्होंने आइकोनियोलॉजी का रूल फॉरवर्ड किया, मतलब उन्होंने पूरी तरह से फॉर्मुलेट किया और पूरी तरह से फैलाया और स्कल्पचरल आर्ट को क्या किया, सेट किया भारत में। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज इमेज वॉज डेवलप्ड अंडर द पोर्ट्रेज ऑफ चोला किंग ड्यूरिंग द 9th to 13th सेंचुरी। और बोल रहा है कि जो ब्रोंज मतलब पीतल की जो इमेज थे, पीतल की जो मूर्तियाँ थी, वो बनाना स्टार्ट हुआ चोला डायनेस्टी के टाइम पर, जब चोला एम्पायर का राज था 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक। इन चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी, इन सारे के बारे में आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ब्रोंज आइडियल्स of god and goddess like Shiv, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu etc. were made in this period। so ये चोला किंग के टाइम पर ही जो ब्रॉन्ज को कांस्य भी बोला जाता है और पीतल भी बोला जाता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे भगवान जैसे शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु, इन सारे लोगों का पीतल का क्या बनाया गया, मूर्ति बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नटराज की पीतल की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। ओके, architecture and sculpture। the next topic is architecture and sculpture। there are a number of rock cut cave in India। so बोल रहा है कि इंडिया में रॉक कट केव बहुत सारी है, मतलब पत्थरों को काट कर बहुत सारी गुफाएं बनाई गई है। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। तो बोल रहा है कि जो रॉक कट केव का स्टार्टिंग हुआ था वो भारत में हुआ था 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। टेक्निकली द इंटायर कंपोजिशन ऑफ द रॉक कट केव रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर्ट। सो बोल रहा है देखा जाए तो रॉक कट केव जो है वो रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्चर को भी और स्कल्पचर आर्ट को भी। हमने आर्किटेक्चर के बारे में भी समझा क्या होता है आर्किटेक्चर, और स्कल्पचरल आर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है स्कल्पचरल आर्ट। इट्स इंट्रेंस इंटीरियर विथ इट केव्स कॉलम एंड इमेज आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंट ऑफ अ स्कल्पचरल आर्ट। सो बोल रहा है कि इसका जो इंट्रेंस होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा होता है और उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके उसको बहुत अच्छे से कट करके बनाया जाता है। ये देखिए कॉलम्स होते हैं उसमें, ये देखिए ये इंट्रेंस है अजंता केव्स का। यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉलम्स बनाया गया, उसको किस तरह से डिजाइन किया गया, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग हैव सर्वाइव इन सम ऑफ द केव टिल टुडे। सो बोल रहा है कि इसके ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी दीवालों पर और इसके सीलिंग्स पर, सीलिंग्स मतलब इसके ऊपर, ठीक है, ये सारी पेंटिंग्स आज भी उस पर मौजूद है। द रॉक कट केव एट अजंता एंड वेरुल इन महाराष्ट्र वेयर डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। तो बोल रहा है कि जो रॉक कट केव है, जो रॉक को काट कर गुफा बनाई गई है, एक अजंता है और दूसरी वेरुल है, वो महाराष्ट्र में, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था, 1983। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज the temple architecture in India began to develop around the 4th century common era during the गुप्ता पीरियड। सो बोल रहा है कि जो टेम्पल बनाने का स्टार्टिंग हुआ वो 4th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ, और कब हुआ, जब गुप्ता डायनेस्टी का यहाँ पर राज था। द टेम्पल बिल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड हैड ओनली द स्नेटम एंड स्नेटरूम, गर्भगृह एंड अ वरंदा विथ 4 कॉलम्स। तो बोल रहा है कि गुप्ता पीरियड के पहले जो टेम्पल्स होते थे वो सेंक्टो रूम, जिसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं, सेंक्टो रूम, ये थोड़ा अजीब नाम है, सेंक्टो रूम, उसको गर्भगृह कहते थे। और वो गर्भगृह जो होता था वो चारों तरफ से कॉलम से बना होता था, बस इतना ही, इसी तरह का मंदिर होता था गुप्ता पीरियड के
पहले, लेकिन गुप्ता पीरियड की 4th सेंचुरी कॉमन एरा में क्या हुआ, मंदिर बनाने का निर्माण शुरू हुआ। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच इट्स पीक बाय द 8th सेंचुरी कॉमन एरा। तो ये जो बहुत तेज़ी से जो मंदिर बनाने की प्रथा शुरू हुई वो 8th सेंचुरी कॉमन एरा में स्टार्ट हुई। दिस इज़ इजीली टेस्टिफाइड बाय द मैग्निफिसेंट कंपोजिशन ऑफ द कैलाश टेम्पल ऑफ द वेरूल। और ये पूरी तरह से किसकी रचना पर आधारित थी, जो कैलाश टेम्पल बना था उसी की रचना पर आधारित सारे टेम्पल्स क्या होने लगे, बनने लगे। बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड इन इंडिया। सो बोल रहा है कि मेडिवल टाइम में, जिस तरह से हमने एशियन टाइम पढ़ा है, मॉडर्न टाइम पढ़ा है, उसी तरह से पहले एशियन टाइम था, फिर मेडिवल टाइम था, फिर मॉडर्न टाइम था। तो हमने देखा है कि मेडिवल टाइम जो था वहाँ पर मंदिर बनाने का स्टाइल जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुआ। कहाँ पर, भारत में। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टावर, शिखर, the Nagara style of North India and the Dravina style of South India are the two principal style of Indian temple architecture। सो जो बोल रहा है कि भारत का जो आर्किटेक्चर था टेम्पल का वो एक टावर की तरह था, शिखर की तरह था, बहुत ऊंचाई तक होता था। और जो नॉर्थ में जो स्टाइल डेवलप्ड हुई थी उसका नाम था नागरा स्टाइल, और जो साउथ में स्टाइल डेवलप हुई थी टेम्पल बनाने का उसका नाम था द्रविड़ा स्टाइल। तो देखिए ये नागरा स्टाइल की पेंटिंग, नागरा स्टाइल के मंदिर थे जो कहाँ पर डेवलप्ड हुए थे, नॉर्थ में, और ये द्रविड़ा स्टाइल के मंदिर थे जो कहाँ पर डेवलप्ड हुए थे, साउथ में। ओके, अ ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल इज नोन एज द वेसर स्टाइल। द Bhumija style seen in Madhya Pradesh and Maharashtra has a close resemble of the Nagar style from the structural viewpoint। So बोल क्या रहा है कि जो नागरा और द्रविड़न स्टाइल को मिलाकर बना इसको कहा गया वेसरा स्टाइल। और द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश, एक और स्टाइल था मंदिर का जिसका नाम था भूमिजा स्टाइल, और ये पूरी तरह से सेम टू सेम दिखता था। कैसा, ये नागरा स्टाइल की तरह। ओके, और ये कहाँ पर बनाया जाता था ऐसा मंदिर, भूमिजा टाइप का, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाया जाता था। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ अ मिनिएचर टावर आर अरेंज विच बिकम स्मॉलर टावर द टॉप। सो आपने मंदिर देखा होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, तो जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मंदिर होते हैं वो जिस तरह से बने होते हैं, ऊपर एक पिलर होता है गुंबज की तरह, सो वो ही होता है भूमिजा स्टाइल का एक टाइप, विच बिकम अ स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप, और वो ऊपर से क्या होता है, छोटा होता है। हैंस द टावर अपीयर टू द कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस्ड ऑन द टेम्पल टू द टॉप। सो देखिए हम लोग जो भूमिजा स्टाइल देखते हैं वो नीचे मोटा रहता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे पतला होता जाता है। तो वो जो भूमिजा स्टाइल का जो पेंटिंग है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और वो क्या होता रहता है, पतला होता जाता है। ठीक है, सो आप देख लीजिए द्रविड़न स्टाइल का है और ये जो है नागरा स्टाइल का। ये जो नॉर्थ में डेवलप्ड हुआ था मंदिर बनाना, और ये ऐसा मंदिर जो है वो साउथ में डेवलप्ड हुआ था बनाना। तो आपने देखा भी होगा साउथ में जो वेंकट जैसे सारे भगवान हैं उनका जो मंदिर होता है वो इसी प्रकार का होता है। नॉर्थ में जो बड़े बड़े मंदिर है, वैष्णो देवी, मैहर, ये सारे मंदिर जो है वो इस प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये आपको जानना जरूरी है। सो टेम्पल इन महाराष्ट्र बिल्ड इन 12th and 13th सेंचुरी आर नोन एज अ हेमादपंती टेम्पल। सो बोल रहा है कि जो महाराष्ट्र में 12 और 13 सेंचुरी में टेम्पल्स डेवलप्ड हुए उस टेम्पल को बोला गया हेमादपंती टेम्पल। द आउटर वॉल ऑफ हेमादपंती टेम्पल आर बिल्ड विद द स्टार शेप। तो बोल रहा है कि जो इसके आउटर वॉल होते थे वो स्टार शेप के बने होते थे हेमादपंती टेम्पल के। इन द स्टार शेप प्लान द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल हैज़ अ जिगजैग डिज़ाइन। और स्टार शेप के होने की वजह से इनका जो आउटर वॉल होता था वो जिगजैग डिज़ाइन में फॉर्म होता था। दिस रिजल्ट इनटू एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शैडो। और जब ये जो वॉल है वो जिगजैग में होता था तो उस पर शैडो और लाइट जो है वो एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट करती थी। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेमादपंती टेम्पल इज इट्स मैसोनरी
ओके, सो बोल रहा है कि इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। मैसोनरी का मतलब होता है पक्की ईंटें। द वॉल आर बिल्ड विदाउट यूजिंग एनी मोर्टर, और ये जो वॉल बनी होती थी ये बिना किसी चूने का यूज़ करके बनी होती थी। बाय लॉकिंग अ स्टोन बाय यूजिंग अ टेक्निक ऑफ द टेनॉन एंड मॉर्टिस जॉइंट। सो बोल रहा है कि इसमें किसी भी चूने वीने का यूज़ नहीं किया जाता था। यहाँ इस पे जो स्टोन लगाए जाते थे वो स्टोन को इस टेक्निक से लगाया जाता था कि वो दोनों क्या हो जाते थे, लॉक हो जाते थे। द अम्बरेश्वर टेम्पल एट अमरनाथ नियर मुंबई, गोदेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, औंधा औंधा नागनाथ टेम्पल इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर द फ्यू फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हेमादपंथी टेम्पल। सो ये जो अमरनाथ है, उसके बाद गोदेश्वर टेम्पल है, उसके बाद औंधा नागनाथ टेम्पल है, ये सारे हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सारे एग्जाम्पल है किसके, हेमादपंथी टेम्पल के स्टाइल के। देयर प्लान इज स्टार शेप। द हेमादपंथी टेम्पल आर फाउंड एट द सेवरल प्लेस इन महाराष्ट्र। सो बोल रहा है कि हेमादपंथी जो टेम्पल है वो महाराष्ट्र के और भी बहुत सारे प्लेसों पर पाया जाता है। तो देखिए ये है हेमादपंथी टेम्पल का एक स्टाइल, और ये गोदेश्वर टेम्पल है जो सिनार में है, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। देखिए इस पे देखिए किस तरह से पत्थरों को शेप बना बना कर क्या किया गया है, चिपकाया गया है। इसमें किसी भी सीमेंट या फिर चूने का यूज़ नहीं किया गया है। सो ये सारे स्टाइल्स से जो अब धीरे धीरे भारत से क्या हो गए, पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, जो अब भारत में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो सोचिए भारत जो है वो पहले बहुत विकसित था, बहुत ज़्यादा विकसित था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती गई, टेक्निक डेवलप्ड होती गई, काम आसान होता गया। सो भारत की जो सारी चीज़ें थी, जो टेक्निक थी, जो तरह तरह की परंपराएं थी आर्ट के, स्कल्पचर्स के, वो धीरे धीरे क्या होते गए, ख़त्म होते गए। नेक्स्ट, in the medieval period, under the patronage of Muslim sultans, many styles of architecture such as Persian, Central Asia, Arabic, and pre-Islamic native Indian style were welded together, creating the Islamic architecture in India. So बोल रहे हैं मेडिवल टाइम में जब मुग़ल भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी स्टाइल्स को भारत में लाया, जैसे पर्सियन स्टाइल, सेंट्रल एशियन स्टाइल, अरबिक स्टाइल, प्री इस्लामिक स्टाइल। सो उन लोगों ने उस स्टाइल से क्या किया, भारत में इस्लामिक आर्किटेक्चर डिजाइन किया। मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वेयर क्रिएटेड। द कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज at Bijapur in Karnataka are the world famous example of the Islamic architecture of the India. So आपको पता ही होगा कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुम्बज, these all are a world famous buildings and very famous buildings. These all are in India. The construction of the building of Qutub Minar start during the reign of the Qutubuddin Aibak, 12th century common era. So जो कुतुब मीनार देखिए, ये कुतुब मीनार है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसका स्टार्टिंग हुआ था 12th सेंचुरी कॉमन एरा में, लेकिन कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कंप्लीट नहीं करा पाए। सो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो फोटो है वो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा, यही है कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ओके नाउ, लेकिन इन्होंने इसे कंप्लीट नहीं करवा पाए। उसके बाद अल्तमस आए। देखिए अल्तमस का फोटो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इन्होंने 13वीं सेंचुरी में क्या किया, कुतुब मीनार को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया। ओके, कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। इट इज़ 73 मीटर एंड 240 फीट। सो कुतुब मीनार जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीनार है, और इसकी टोटल ऊंचाई देखा जाए मीटर में तो 73 है, एंड अगर फीट में देखा जाए तो 240 फीट है इन हाइट। द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में अप्लाइड हिस्ट्री में कि कुतुब मीनार जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ली थी हमने, ये कब बना था, इसको किसने बनवाया था, फिर भी हमने एक बार क्या किया, डिस्कस कर लिया। ओके नेक्स्ट,
द मुगल एम्पायर शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। सो देखिए आपके स्क्रीन पे शाहजहाँ का भी फ़ोटो डिस्प्ले हो रहा होगा और मुमताज़ का भी फ़ोटो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये शाहजहाँ है, इन्होंने अपनी बीवी की याद, मीन्स ये इनकी बीवी हैं जिनका नाम है मुमताज़, इनकी याद में ताजमहल को बनवाया था। द ताजमहल इज़ लुक्ड अप एज अ पैरामाउंटेड एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो बोल रहा है कि जो ताजमहल है वो एक तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ऊंचे दर्जे का क्या दिखाता है, आर्ट दिखाता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ऊंचा दर्जा दिखाता है। दिस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है यूनेस्को द्वारा। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। The Gol Gumbaz at Bijapur, Karnataka was built in the 17th century Common Era. This grand built houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. So बोल क्या रहा है कि जब गोल गुम्बज बीजापुर में है वो 17th सेंचुरी कॉमन एरा में बनाया गया था और ये एक समाधि है मोहम्मद आदिल शाह की। मोहम्मद आदिल शाह की समाधि के ऊपर ये गोल गुम्बज बनाया गया है। इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम्ड, इसका नाम गोल गुम्बज क्यों रखा गया उसके पीछे भी एक रीज़न है। देयर इज़ अ राउंड गैलरी, इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस गैलरी कैन बी heard everywhere, and if somebody clap from here it echo can be heard many times। सो बोल रहा है कि इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर एक गैलरी है और उस गैलरी में अगर खड़ा होकर कोई बात बहुत स्लो बात करेगा या फुसफुसाएगा भी, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, सो तो भी वो पूरे गोल गुंबज में सुनाई देती है। और अगर कोई ताली बजाएगा तो वो ताली की आवाज़ कई बार, उसका इकोसिस्टम कई बार हमारे कानों को सुनाई देता है। सो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल अरॉज इन इंडिया। सो ब्रिटिश पीरियड, जब भारत में ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो उन लोगों ने भी एक नया स्कल्पचरल स्टाइल क्रिएट किया, आर्किटेक्चरल स्टाइल क्रिएट किया। इट इज़ नोन एज ए इंडो गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल, और इनकी स्टाइल को बोला गया इंडो गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल। बिल्डिंग लाइक चर्च, गवर्नमेंट ऑफिस, रेसिडेंशियल ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे स्टेशन वेयर बिल्ड इन दिस स्टाइल। सो बोल रहा है कि ये जो इंडो गोथिक स्टाइल था इसमें बिल्डिंग, चर्च बनाए गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए गए, रेसिडेंशियल बड़े बड़े ऑफिसेज बनाए गए, रेलवे स्टेशंस बनाए गए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द बिल्डिंग of Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminal, Mumbai is the finest example of the Indo-Gothic architecture and it is the World Heritage Site। सो बोल रहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, देखिए यही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और ये इंडो गोथिक स्टाइल का एक टाइप है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। इसके बारे में भी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि इसको किसने बनवाया था, इसमें कितना रुपया लगा था इसे बनाने में, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे हमारा पार्ट सेकेंड चैप्टर फोर्थ का कंप्लीट होता है। तो पार्ट सेकेंड में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।